मुझे मना किया गया था कि मैंने नहीं बोलना मेमो गेट पे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं वहाँ पे मेमो कमीशन के सामने पेश करूँगा जो भी लेटेस्ट चीज़ें आई हैं। आज का फैसला हमारी अपील मुस्तरद हुई है। 13 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पे तौहीन अदालत की फर्द जुर्म मुरतब होगी। नाज़रीन, मैं हूं फरिया अजीज। वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा था रात गई बात गई, मगर मंसूर एजाज की अब बयान रिकॉर्ड कराने के बाद लगता है कि रात भी अभी बाकी है और बात भी अभी बाकी है, और लगता है मेमो कमीशन ने झूठे को घर तक पहुंचाने की ठान ही ली है। वेलकम टू न्यूज़ स्पीड। नाज़रीन, जर्नलिज्म में एक इस्तिलाह है कि बैड न्यूज इज एक्चुअली गुड न्यूज फॉर मीडिया, मगर आज का दिन हुकूमत के लिए दो बुरी खबरें लाया है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दी, जिसकी वजह से एक बार फिर वजीर आजम के सर पर नाअहली की तलवार लटकने लगी है। दूसरा मेमो केस, जिसके बारे में हमारे यही वजीर आजम फरमा चुके हैं कि रात गई बात गई, मगर वज़ीर आज़म साहब लगता है कि अभी रात भी बाकी है और बात भी बाकी है। मंसूर एजाज के पाकिस्तान न आने और हुसैन हक्कानी के अमेरिका चले जाने के बाद तो मेमो स्कैंडल का किस्सा खत्म होता दिखाई दे रहा था, मगर लगता है कि हुकूमत के सर से मेमो स्कैंडल की बला अभी टरी नहीं। आज मेमो कमीशन ने हुक्म दिया है कि 22 फरवरी को लंदन में मंसूर एजाज का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिकॉर्ड कराया जाए, जबकि कल मेमो कमीशन ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कनेडियन कंपनी ब्लैकबेरी को मंसूर एजाज और हुसैन हक्कानी के दरमियान राब्तों का डेटा हासिल करने के लिए खत लिखने की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब कौमी सलामती की कमेटी के चेयरमैन रजा रबानी का कहना है कि मंसूर एजाज का बयान हमें मौसूल नहीं हुआ, हम मंसूर एजाज का बयान पार्लियामेंट हाउस के अलावा कहीं और रिकॉर्ड नहीं कराएंगे। मेमो स्कैंडल के हवाले से मंसूर एजाज का तो ये दावा है कि उनके पास बहुत से सबूत मौजूद हैं, मगर हमारे वज़ीर दाखिला जिन्हें मेमो के हवाले से जुबान बंद रखने के लिए कहा गया था, मगर उनका ये दावा है कि उनके पास भी कई सबूत मौजूद हैं, मगर किसके बारे में जरा सुनिए। मुझे मना किया गया था कि मैंने नहीं बोलना मेमो गेट पे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं वहाँ पे मेमो कमीशन के सामने पेश करूँगा जो भी लेटेस्ट चीज़ें आई हैं। एक मासूफ जो बहुत नारे मारते रहे हैं, मेरे पास उनके मतलब कुछ चीज़ें आएंगी सामने, तो मैं लेके जाऊँगा जिस वक्त जरूरत पड़ेगी। आप मुझे कभी कमीशन में मुस्लिम लीग नून जो मेमो स्कैंडल को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी मेमो केस से शायद पीछे हट गई थी। इस बारे में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह ने क्या कहा, वो भी देखिए। बात यह है कि PMLN का कोई रोल अब इस लिहाज से इस वक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हमने ये कहा कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये कौमी सलामती का मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बना दिया, कमीशन अभी एविडेंस इकट्ठी कर रहा है, उसने कुछ भी नहीं किया, तो हमारा तो रोल कहीं आता ही नहीं है। हम अपना रोल प्ले कर चुके हैं, जब ट्रायल होगा उसमें हम देखेंगे। बाकी हमारे वकला जा रहे हैं, तमाम लोग पेश हो रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। अगर कहीं किसी ने वतन फरोशी की है या मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो उसका नाम बरसा, हमने किसी का नाम नहीं लिया, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन अगर कुछ यानी कि चेहरे ऐसे हैं कि जिन्होंने नकाब चढ़ा के वतन फरोशी कर रहे हैं, तो उनका नकाब जो है उतरना चाहिए, उन्हें बेनकाब होना चाहिए। वतन फरोशी किसने की, इस पे भी हम बात करेंगे, मगर मेमो स्कैंडल का तूफान जिस जोरों शोर से उठाया गया था, उससे तो लगता था कि कसरे इक़्तिदार के दरो दीवार हिल जाएंगे, और हुकूमत की जानिब से जिस घबराहट का मुजाहरा किया उससे भी ऐसा ही लगा। नाजरीन, इस हवाले से हमारे वज़ीर आज़म कई बार अपने बयान बदल चुके हैं। पहले फौजी क़यादत के तहरीर बयानात को गैर कानूनी करार दिया और फिर इन्हीं बयानात को कानूनी तस्लीम किया। इस बात में तो कोई शक नहीं कि ये मेमो लिखा भी गया और अमरीकी हुकाम तक पहुंचाया भी किया, क्योंकि इसका इतराफ खुद अमरीकी जिम्मेदारान ने किया है। अब सवाल सिर्फ इतना था कि इस मेमो में अमेरिका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी का क्या किरदार था, और अगर वो किसी तरह से मुलव्विस थे तो उनकी पुष्ट पर और कौन है,
اور کیونکہ وہ صرف اپنے طور پر تو اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے تھے تو اور کس کس کے نام ہیں؟ جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میمو کا تعلق 3 حکومتوں پاکستان، امریکہ اور فرانس کے انتخابات سے بھی جڑا ہو سکتا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ میمو اسکینڈل کی اگر کوئی حقیقت نہیں تھی تو حسین حقانی سے استعفیٰ کیوں لیا گیا؟ پاکستان آمد کے بعد حسین حقانی وزیراعظم ہاؤس میں کیوں رہے؟ انہیں کس سے خطرہ تھا؟ اور آخر کیوں امریکہ حسین حقانی کے لیے اتنی تشویش کا اظہار کرتا رہا؟ جبکہ حسین حقانی کے بیرون ملک جانے کی اجازت ملنے پر سب سے زیادہ خوشی کا اظہار بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ہوا، اور حسین حقانی کی روانگی سے قبل امریکی سفارتکار نے وزیراعظم ہاؤس جا کر حسین حقانی سے ملاقات بھی کی تھی، اور ان کی باتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے، ان تمام باتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس پردے سے ہم کوشش کریں گے کہ آج اٹھایا جائے یہ منظرنامہ، اور ہم بات کریں گے منصور اعجاز صاحب سے جو ہمیں جوائن کریں گے، اور شیخ رشید صاحب سے وقفہ دیں گے، اس کے بعد ان سے تفصیلاً بات ہوگی۔ کیپ واچنگ نیوز بیٹ۔ ویلکم بیک۔ میمو کمیشن اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ منصور اعجاز کے بیان سے کیا فرق پڑے گا؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو شیخ رشید صاحب اینڈ منصور اعجاز صاحب، جنہی کا بیان ریکارڈ ہونا ہے انہی سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ ویری وارم ویلکم ٹو یو مسٹر اعجاز۔ There have been a lot of speculations about you that you have backed out of this case. What guarantees we have now that you will finally appear before the commission? I mean, the issues were not related to backing out of anything. It was simply to try and arrange the configuration so that 3 things could be done. One, the testimony could be heard in a venue where there was a proper security arrangement for my physical safety. 2, that there was an environment where the safety of the devices and the physical data, because I have, unfortunately for everybody that wants to know the truth here, I've got only the physical data that exists in this entire equation that has to be examined. And 3, that it would be done in such a way that if, for example, it had to be done abroad, that the physical evidence could be examined by one of the commission's staff or the commissioners, one of the justices, in person. Because part of what we must do is to forensically go through the device, and I have to show them how that has to be done. And because there's a lot of confusion about, what's the data, how does it exist, how do we, determine its authenticity and so forth. And that can only be done when you're actually sitting face to face with the people that you need to do this with. So they've come up with a very good, what I would call, hybrid solution. And the hybrid solution is that they'll have the secretary of the commission, who himself is a judge, sitting with me as I'm doing the testimony. And the justices will then be, recording the evidence by video link as we go forward. So I think that what happened today is just an incredibly important finding, because it allows the testimony to be now recorded. It allows there to be closure for this case, and for the truth to finally and ultimately be known in clear terms. Well, your lawyer has said it on record that there were elements that were scaring you from coming to Pakistan, that were making you frightened not to appear here. Who were these people, Mr. Aijaz? Yeah, well, that's pretty easy to determine, I think. The person who made the, shall we say, the hardest charge at trying to intimidate me. I don't think anyone can say that they scared me. That's really important that we not be, misled by that connotation. What happened here is that when they realized that I really wasn't going to back down, that I was going to make sure that the truth really came out, then they orchestrated a campaign that was aimed at doing 2 or 3 critical things. And I must say, frankly, they did a very good job of trying to create the impression that on the one hand they were offering security, which was really a false nomer to begin with, and on the other hand they coordinated and orchestrated a series of statements by the Interior Minister Rahman Malik. There were selectively made leaks to the media. They went and obviously tried to intimidate members of my family. They tried to intimidate
the people that work with me and my business partners and so forth, there was a lot of very sort of what I would call hardcore negative activity that took place. You know, all of this, what I call background search on me, you know, to find out that I was in some video somewhere, you know, 10 years ago, or that I was, you know, somehow or the other connected to some, you know, religious sect that I have nothing to do with, and things of that nature. All of this was designed to sort of send a message to me: if you want to tell the truth, we're going to just do everything we can to make your life as difficult as possible. बड़ी अहम बात है कि शेख साहब, मैं चाहूंगी आप इस पर कमेंट करें। 3-4 बातें उन्होंने की हैं। एक तो वो कहते हैं मैं डरा नहीं था, मुझे डराने की कोशिश की गई। वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने तो कहीं जाना नहीं था, मैं सिर्फ ये तरीक़ाकार कर रहा था कि मेरी जिंदगी महफूज रहे क्योंकि मेरी फैमिली भी है। फिर वो ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ डिजाइन की गई कैंपेन कि मैं किसी और रिलीजियस अकीदे का हूं, जो वो कह रहे हैं ये बेबुनियाद बात फैलाई गई। फिर वो ये कह रहे हैं कि मेरी पुरानी वीडियोस निकाली गई, हर तरीके से मुझे डराया धमकाया गया। आप क्या कहते हैं शेख साहब? देखें, ये केस जो शोला ज्वाला बन गया था और जिसने सारी कौम और पाक अफवाज को आग बगोला कर दिया था, आज उसने एक नया टर्न लिया है। और मैं मंसूर एजाज साहब को भी नहीं जानता, हुसैन हक्कानी साहब को जानता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, स्टूडेंट लाइफ से जानता हूँ। उनके ख़मीर से भी वाकिफ़ हूँ, उनके ज़मीर से भी वाकिफ़ हूँ, उनकी सारी एक्टिविटी से वाकिफ़ हूँ। इसलिए मैं पहले दिन ये बात बग़ैर किसी शक व शुबे के ये कह रहा हूँ कि ये केस हकीकत पे मबनी है। जितनी उनकी स्किन है, जितनी उनकी एबिलिटी और क्वालिटी और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे भी मैं वाकिफ़ हूँ, स्टूडेंट लाइफ से वाकिफ़ हूँ। जब वो इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम थे और मैं MSF का ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सदर था, मैं ये नहायत ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ, इंतहाई बुज़दिल आदमी है। और उसने जब अपने आप को प्राइम मिनिस्टर हाउस में हाइड आउट में ले लिया अपने आप को, और मैंने चिल्ला कर कहा कि इस शख्स को 72 घंटे के लिए बाहर निकालो, ये सुल्तानी गवाह बनेगा। और जिस स्क्वाड में वो जाता था वो प्राइम मिनिस्टर का स्क्वाड था। आप उनके चेहरे देख लें और प्राइम मिनिस्टर के साथ जो स्क्वाड होता है, आप वो फुटेज दिखाएं कौम को कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन से लोग चलते हैं वाइट कॉलर्स, वाइट यूनिफॉर्म में या सफ़ेद कपड़ों में, और हुसैन हक्कानी की गाड़ियां कौन सी थी और उसका स्टाफ कौन सा था। उसको वही मुकाम हासिल था, वही सिक्योरिटी हासिल थी, मेरा ख्याल है इससे भी ज़्यादा जो प्राइम मिनिस्टर को हासिल थी। सो अब ये जो टर्न हुआ है, क्योंकि लोग बहुत सारी बातें मंसूर एजाज के बारे में करते हैं, मैं इन साहब से वाकिफ़ नहीं हूँ ना उनको, लेकिन ये मुझे पता है, एज मैं 3-4 दफ़ा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा हूँ, कि ये दोनों मीडिया मैनेजर्स हैं और दोनों हजरात जो हैं मीडिया से वेल कनेक्टेड हैं और इनके मीडिया में डीप रूटेड हैं। इसीलिए हुसैन हक्कानी साहब के लिए लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो अरबपति बन जाएंगे क्योंकि वो जाके केस करेंगे, और मैंने उस वक्त भी कहा था वो केस नहीं करेंगे, वो एक दरमियानी रास्ते की बात सोचेंगे, क्योंकि इसमें पाक फौज इन्वॉल्व हो गई। मैं समझता हूँ कि ये केस पाकिस्तान की तारीख का इस लिहाज से मुनफरद केस है कि आप ये देखें कि चीफ जस्टिस साहब के केस के ख़िलाफ़ या उनके ख़िलाफ़ जनरल कियानी साहब ने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं की। एक DGMI ने की, लेकिन एज ए DGISI उन्होंने कोई मसला नहीं किया। पहली दफ़ा एज ए DGISI जनरल पाशा ने एक रिटन स्टेटमेंट दी और जिसमें ये लिखा कि इट्स ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस एंड ए पाकिस्तान। मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा तमहीद में जाने के बगैर, वो शख्स जो पाकिस्तान के हसास हालात का, पाकिस्तान की बाउंड्रीज का, पाकिस्तान के इंटरनेशनल जो मामलात हैं जो कि मिलिट्री से वाबस्ता हैं, जो अस्करियत से वाबस्ता हैं, और पाकिस्तान की इंस्टॉलेशंस का, हसास इंस्टॉलेशन का जो ज़िम्मेदार है, वो शख्स जब कोर्ट में ये बयान देता है तो मेरा ख्याल था कि इट्स एंड। दैट्स वाई मैंने ये कहा था कि ये कब्र एक है। लेकिन शेख साहब, अगर आपको याद हो, अभी इतवार के दिन ही आपने मेरे ही प्रोग्राम में ये भी कहा था कि आपको लग रहा है कि फौज पीछे हट गई है इस मामले से। अब जो डेवलपमेंट हुई है उसके बाद आपको क्या लग रहा है?